दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे जीपी गुप्ता सॉल्यूशन चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70 तक। ठीक है, मैं एक्चुअली क्वेश्चन इतने कम इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ सिंगल फेज एसी वोल्टेज सोर्स हैज 200 वोल्ट आरएमएस। ठीक है ना, ये आरएमएस वैल्यू है। एंड द सिस्टम कनेक्टेड assumes एज एन एक्टिव पावर ऑफ 300 वॉट। ठीक है, आपका ये बेसिकली कोई भी सर्किट है। ठीक है, उसमें आप सिंगल फेज एसी सोर्स है वो दे रहे हो 200 वोल्ट और ये आपका पूरा सर्किट कंज्यूम कर रहा है एक्टिव पावर 300 वॉट। ठीक है, फिर पूछा इसने व्हाट इज द रिएक्टिव पावर कंज्यूम बाय द सिस्टम इफ 2.5 एम्पियर आरएमएस करंट इज ड्रॉन। ठीक है, तो देखो ये सपोज करो ये आपके दो टर्मिनल, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट पूरा सिस्टम है। ठीक है, जिसमें कोई भी आपका नेटवर्क बन रखा है। ठीक है, सिस्टम का मतलब नेटवर्क है। सो देखो आप क्या दे रहे हो, 200 वोल्ट आरएमएस दे रहे हो। ठीक है, और जो करंट है वो आपका है 2.5 एम्पियर। तो अब इसने बोला कि जो एक्टिव पावर है यानी पी वो तो आपकी है 300 वॉट। अब आपको ये बताना है कि रिएक्टिव पावर क्या होगी। ठीक है, तो देखो आपको निकालनी है रिएक्टिव पावर। तो देखो रिएक्टिव पावर यानी क्या होता है, क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाइव। ठीक है, तो देखो आपको वी पता है, आई पता है, अगर आपको फाइव मिल जाए तो आपका रिएक्टिव पावर यानी क्यू निकल जाएगा। ठीक है, एक देखो दो तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो बिकॉज जितने भी आपके देखो एसी एनालिसिस या फिर एसी नेटवर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें आपको बहुत अप्रोच होती है सॉल्व करने की क्वेश्चन को। बस आपको डिफरेंट डिफरेंट सारी अप्रोच पता होनी चाहिए जिससे आप पता कर सको कि कौन सा मेथड ईजी है। ठीक है, जिससे आपका टाइम सेव हो। तो देखो क्यू इक्वल टू वी आई साइन फाइव। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में वोल्टेज दे दिया आपको 200 वोल्ट, करंट आपको दे दिया 2.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि जो फाई है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो जो कॉस फाई होता है, ठीक है, वो क्या होता है आर बाई जेड। क्लियर है, ये होता है। ठीक है, तो देखो जब आप एक्टिव पावर की बात करते हो यानी पी, तो पी का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। तो इसको क्या लिख सकते हो, वी आई, ठीक है, इंटू आर बाय जेड लिख सकते हो ना। तो यहाँ से देखो सिंपल ये क्या है, आर बाय जेड और कुछ नहीं, आपका क्या है कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो सिंपल कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, कॉस फाई इक्वल्स टू पी डिवाइड बाय वी आई। तो पी आपको दे दिया 300 वॉट, वोल्टेज आपको दे दिया 200 और करंट दे दिया 2.5। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कॉस फाई मिलेगा 0.6। ठीक है, तो अब साइन फाई कितना हो जाएगा, ये आपको होगा 0.8। बेसिकली ये वैल्यू ऑलमोस्ट सबको याद रहती है बिकॉज जब आप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हो तो उसमें कॉस फाई अगर 0.6 हो तो साइन फाई क्या होता है ये आपको याद रखना होता है केवल, बिकॉज क्वेश्चन मोस्टली यही पूछे जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन में। क्लियर है, तो कॉस फाई आ गया 0.6, तो यहाँ से साइन फाई कितना मिला 0.8। तो यहाँ से देखो रिएक्टिव पावर निकालनी है, तो ये हो गया 200 इंटू 2.5 इंटू 0.8। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रिएक्टिव पावर कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगी आपको 400 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो एक तो देखो ये वाला मेथड है। अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ जितने ज्यादा मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उतना ज्यादा अच्छे से वो टॉपिक आपको आता है। ठीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से ट्राई करने की कोशिश करो। तो देखो सेकंड मेथड क्या है, अब देखो जो अपेरेंट पावर होती है उसको लिखते हो आप एस। एस का फॉर्मूला कहते हैं वोल्ट इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज इसने दे दिया 200 वोल्ट इंटू करंट दे दिया इसने 2.5 एम्पियर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 500। ठीक है, वोल्ट एम्पियर, इन सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। तो देखो अगर आप पावर ट्रायंगल देखते हो तो ये आपकी होती है एक्टिव पावर यानी पी। ठीक है, ये आपकी होती है रिएक्टिव पावर यानी क्यू। ठीक है, और ये आपकी होती है अपेरेंट पावर यानी कि एस। तो यहाँ से देखो एक रिलेशन निकलता है एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपको चाहिए रिएक्टिव पावर यानी क्यू की वैल्यू, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस आया आपके पास 500 यानी 500 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25,000 शायद, देख लेना एक बार। पी क्या आपका 300 का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर को हटा देते तो ये टर्म आपके रूट में आ जाएगी। सो जब इसको रूट सॉल्व करेंगे तो 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, माइनस 3 का 9, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है, तो ये आपको मिलेगा 16,000, 1,60,000। तो ये आपका हो जाएगा 400 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव।
तो देखो दोनों ही केस से आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है, लेकिन अप्रोच आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। एक अप्रोच से आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिल रही है, बिकॉज देखो इससे आपको cos फाई का फॉर्मूला याद रह गया, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके पता चल गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा तरीके आप बता रखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The power consumed by a coil is 300 watt when connected to a 30 volt DC source and 108 watt when connected to a 30 volt AC source. The reactance of the coil is. So देखो एकदम इस क्वेश्चन को देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी आप कॉइल की बात करते हो, ठीक है, कोई भी कॉइल की बात करते हो, सपोज देखो मैं बोलता हूँ कोई कॉइल, ठीक है, तो कॉइल आपकी कुछ नहीं होती, वो होती है थोड़ा सा उसमें कुछ रेजिस्टेंस और उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस। ये आपकी एक बेसिकली कॉइल का सर्किट होता है, ठीक है, आर और एल। अगर मैं बोलता हूँ प्योर कॉइल, तो प्योर कॉइल में आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस वाली ब्रांच आपकी इस केस में शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट केस में इसने क्या बोला कि आपकी कॉइल है, यानी एक रेजिस्टेंस है और एक उसका इंडक्टेंस है, ठीक है, ये आर ये एल, क्लियर है। अब इसने बोला कि यहाँ पे जो है आप दे रहे हो 30 वोल्ट डीसी सोर्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है डीसी सोर्स है। अब देखो जब आप डीसी सप्लाई देते हो तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये इंडक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो देखो ये इंडक्टर जैसे ही शॉर्ट हुआ, अब इसने बोला इसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है, तो पावर कितनी हो रही है आपकी 300 वॉट, ठीक है, 300 वॉट। तो अब देखो इस सर्किट में आपका सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही तो बचा, यानी यही सारी पावर कंज्यूम कर रहा होगा। तो देखो जो पावर होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये किसके इक्वल आपका 300 सॉरी वॉट, ये दी इसने पावर। तो यहाँ से देखो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 300, और वोल्टेज की वैल्यू आप कितनी दे रहे हो इस केस में 30 वोल्ट डीसी, तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 300। तो ये आपको कितना मिला, देखो ये आपको हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई 3 ओम, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस मिल गया। अब देखो सेकंड उसमें क्या है, आप एसी सप्लाई दे रहे हो, यानी देखो सेम आपकी कॉइल है, बट इस केस में क्या आएगा आपका इंडक्टेंस भी आएगा, बिकॉज एसी की केस में इंडक्टेंस आपका होता है, ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव नहीं करता। तो ये इस केस में भी 30 वोल्ट है, बट है क्या इसमें एसी सोर्स, तो ये हो गया एसी। अब ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका एल, ठीक है, और अगर रिएक्टेंस में लिखोगे तो एक्सएल, और आपको एक्सएल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3 ओम, बिकॉज कॉइल तो आपकी सेम है ना, अभी भी कॉइल आपने चेंज थोड़ी किया है। अब इस केस में आपकी पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, पी इक्वल्स टू 108, ठीक है, वॉट ये हो रही है। सो देखो जो पावर होता है, ठीक है, अब देखो यूनिट देख लो क्या है वॉट, तो वॉट कौन सी होती है एक्टिव पावर, इसलिए मैंने पी की इक्वल कर, ठीक है ना। तो देखो पी जब ऐसा आरएल सर्किट होता है तो पी क्या लिखते हो, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई, यही तो लिखते हो। तो यहाँ पे देखो इसको देखो फॉर्मूले को पी इक्वल्स टू वी, अब करंट क्या होता है आपका वोल्टेज अपॉन इम्पेडेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन इम्पेडेंस इनटू कॉस फाई क्या होता है, देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आर डिवाइड बाय जेड, क्लियर है, ये होता है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू कितनी है 108, ठीक है, वी कितना है 30 वोल्ट, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय जेड, आपको पता है क्या, नहीं पता, ठीक है, तो ये नीचे देखो क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, आप पता है कितनी है 3, तो इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा अराउंड 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जेड की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो तो मिल जाएगी 5 ओम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये एक आरएल सर्किट है, ठीक है, यानी जब भी सीरीज आरएल की बात करते हो, ठीक है, तो जेड क्या होता है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए एक्सएल की वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्सएल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखो एक्सएल स्क्वायर कितना आया, एक्सएल स्क्वायर टू जेड स्क्वायर कितनी है 25, आर कितना बेसिकली 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से एक्सएल क्या कितना आया रूट में 16, ठीक है, तो इसको रूट को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4 ओम, तो आपको एक्सएल की वैल्यू कितनी मिली, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो मिला आपको 4 ओम, तो आपका आंसर बी क्लियर है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था और अच्छा भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर एन एलआर सर्किट इन विच करंट की इक्वेशन दे रखी है इज फ्लोइंग, द वोल्टेज अक्रॉस द आरएल सर्किट इज गिवन बाय, यानी ये जो सर्किट है इसमें आपको वोल्टेज बताना है, ठीक है। अब सपोज करो ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज है वी आर, और जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस है वी एल, ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज होगा यानी जो आपको निकालना है
वो क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी एल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज और आपको यही निकालना है। क्लियर है? तो देखो इस क्वेश्चन में करंट क्या दे रखा है, 5 इंटू ई की पावर माइनस 2t। ठीक है, अब सपोज मेरे को वी आर निकालना है, अब दोनों सीरीज में। ठीक है, तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो करंट इसने दे दिया 5 ई की पावर माइनस 2t, रेजिस्टेंस इसने दे दिया 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20 यानी 20 ई की पावर माइनस 2t। क्लियर है? अब निकालना आपको इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज यानी वी एल। ठीक है, तो वी एल क्या होता है आपका, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो देखो इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू कितनी है, 1 हेनरी इंटू डी आई बाई डी टी, यानी कि ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 5 कांस्टेंट है तो एज इट इज। अब ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बेसिकली ई की पावर कुछ भी हो उसका इंटीग्रेशन वही रहता है। ठीक है, सेम। तो ये हो गया ई की पावर माइनस 2t सेम। अब ये जो ऊपर जो पावर बची इसका करोगे डिफरेंशिएशन, बेसिकली। ठीक है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो देखो ऊपर वाली टर्म का करोगे पावर का, तो ये हो जाएगा -2 यानी -2 आपका आगे आ जाएगा। तो ये आपको मिला यहाँ पे -10 ई की पावर माइनस 2t। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अब आपको क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज यानी वीटी। देखो यहाँ पे वीटी कितना हो जाएगा, 20 ई की पावर माइनस 2t, प्लस लिखना था बट ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, 10 ई की पावर माइनस 2t। तो आपको ओवरऑल क्या मिला, 10 ई की पावर माइनस 2t। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ई की पावर माइनस 2t। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर एब्जॉर्ब बाय द नेटवर्क एक्साइटेड बाय 50 वोल्ट एंगल 0 डिग्री साइनोसॉइडल सोर्स इज 168 वॉट, यानी ये पूरा सर्किट आपका 168 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस JXM शुड बी, यानी जो XM है म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका रिएक्टेंस बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा अज्यूम करो ये जो है ये क्या दोनों इंडक्टर। ठीक है, तो इसका जो टोटल रिएक्टेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस बेसिकली, तो वो आप अज्यूम कर लो भी फिलहाल है एक्सएल। ठीक है, मैंने बता रहा कि कैसे लिखना है एक्सएल। बेसिकली देखो अगर आप लिखते भी हो यानी एक्सएल की वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या होगी, J5 प्लस J8, बिकॉज देखो सीरीज में इंडक्टर ऐड हो जाते, फिर आएगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा, 2XM। ये तो आप लिखते हो। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, बट आप बस अब इतना याद रखो कि इस पूरे का इक्विवेलेंट है आपका सिर्फ एक्सएल। ठीक है, इतना आप क्लियर है? अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो अभी आप अगर सर्किट देखते हो सिंपल, तो ये कुछ इस तरह का बन गया, ये 10 ओम हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सएल हो गया और ये आपका सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला कि आपकी जो पावर है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, 168 वॉट। ठीक है, अब देखो पावर कंज्यूम हो रही है, इंडक्टर कभी भी आपका पावर कंज्यूम नहीं करता। ठीक है ना, यानी कि अगर इसने बोला है 168 वॉट आपकी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ये नेटवर्क में, ठीक है, तो क्या कौन कर सकता है आपका, एक रेजिस्टेंस ही ये जो कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो 10 ओम है ये आपका कंज्यूम कर रहा है कितनी, 168 वॉट। तो यहाँ से देखो आप अगर करंट की वैल्यू निकालते हो, देखो सिंपल, इसने बोला P इक्वल्स टू 168। ठीक है, तो देखो P क्या होगा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब ये आई कौन सा आपका जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से P की कितना है 168, करंट एज इट इज, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा आपका 168 डिवाइड बाई 10 और ये आपका रूट में, यानी कि यहाँ से करंट आएगा आपका 16.8 रूट में। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 4.098। ठीक है, एम्पियर। तो ये तो आपको मिल गया करंट, यानी इस सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है 4.098। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इस सर्किट में आपको अगर इम्पेडेंस निकालना है, देयरफॉर Z। ठीक है, Z क्या होगा, वोल्टेज ऑन करंट। वोल्टेज आपको दे रखा है, करंट आपने निकाल दिया, 50 डिवाइडेड बाय, अब देखो मैंने डायरेक्ट 50 क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि वोल्टेज और करंट ये दोनों कौन सी वैल्यू लेते हो, RMS, और आपने ये जो करंट की वैल्यू निकाली ये तो RMS करंट ही है। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है, जब भी आपको देखो ये है ना, ये एक पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, पोलर फॉर्म में ये जो मैग्नीट्यूड दे रखा होता है ना, ये आपकी RMS होता है। ठीक है ना, RMS वैल्यू होती है ये, तो 50 डिवाइडेड बाय 4.098। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो Z आपको मिलेगा अराउंड 12.20 ओम। तो आपको Z मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है,
सिंपल रिलेशन, ये एक सिंगल क्या है, सिंपल एक सीरीज आरएल सर्किट है, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू निकालो, एक्सएल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी, जेड यानी 12.20 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आर कितना आपका, आर आपका 10 ओम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है, इसको आपको ये मिलेगा 48.84 और ये किस में चला जाएगा रूट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो एक्सएल की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 6.988। ठीक है, तो इसको आप अप्रोक्स 7 ओम भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तो आपकी किसकी आई, एक्सएल की वैल्यू, और आपको चाहिए क्या, एक्सएम की। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपको क्लियर है। सो देखो जो आपका क्या था, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, एक्सएल इक्वल्स टू J5 प्लस J8 प्लस माइनस 2 XM और ये J। ठीक है ना, तो ये क्या मिला, एक्सएल इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका 13, तो J13। ठीक है, माइनस प्लस J2 XM। अब देखो आपके पास एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, अगर J की टर्म में लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, J7 लिख सकते हो। ठीक है, इसको सिंपल J7 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, J13 प्लस माइनस 2 XM और ये भी J। ठीक है, अब आप ये देखो आपको एक्सएल मिल रहा है 7, तो 7 कब मिलेगा, 13 में से कुछ माइनस करके तो मिलेगा, ऐड करके तो आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर देखो अगर आप यहाँ पे प्लस साइन लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये एक्सएल आपको 7 नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, और वो तो आपका आ ही नहीं रहा, एक्सएल तो आपका 7 ओम है, तो उस हिसाब क्या लोगे माइनस। तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी, देखो J7 इक्वल्स टू J13। ठीक है, माइनस J2 XM। ठीक है, माइनस का क्यों लिया समझ गए आप, बिकॉज आप अगर देखो प्लस का लेते हो तो आपको एक्सएल 7 ओम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, और वो आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि जो आपकी पोलैरिटी है वो अपोजिट पोलैरिटी है, एडिंग पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल एक्सएम की वैल्यू निकाल दो, देखो एक्सएम यहाँ से आ जाएगा आपका 3 ओम। ठीक है, सिंपल इधर उधर जाके सब्ट्रैक्ट करना है और आपको एक्सएम मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, 3 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, an AC source of 200 volt RMS supplies an active power of 1200 watt and a reactive power of 1600 volt ampere reactive to a load. The RMS current and the power factor of the load respectively are, यानी आपको RMS करंट निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है। क्लियर है। तो देखो जो आपकी अगर सिंपल पावर ट्रायंगल समझते हो, ठीक है, तो देखो ये आपकी होती है एक्टिव पावर, ठीक है, ये आपकी होती है रिएक्टिव पावर एंड ये आपकी होती है अपैरेंट पावर यानी एस। ठीक है, तो देखो ये है पी जो आपको कितनी दी है 1200 वॉट, ये रिएक्टिव पावर ये आपको दी है 1600 वॉट, सॉरी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है ना, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब ऐसे आपको एस निकालना है यानी अपैरेंट पावर, तो एस क्या हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से एस कितना आ जाएगा आपका 1200 का स्क्वायर प्लस 1600 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 2000 वोल्ट एम्पियर। क्लियर है। तो देखो ऑल्सो जो आपकी अपैरेंट पावर होती है एस, उसका फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, और ये दोनों क्या होती है आरएमएस वैल्यू। यहाँ से अगर करंट निकालते हो तो कितना आएगा एस बाय वी, एस कितना आपका 2000, वोल्टेज कितना आपका 200, तो यहाँ से करंट तो आपको कितना मिल गया 10 एम्पियर। ठीक है, तो करंट तो आपका निकल गया। सेकंड इसने बोला पावर फैक्टर निकालना। ठीक है, तो जो देखो पावर फैक्टर होता है यानी cos फाई, तो देखो उसका फॉर्मूला होता है एक तो आर बाई जेड, ठीक है, एक होता है पी बाय एस। ठीक है, और भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पी बाय एस, तो देखो यहाँ से cos फाई इक्वल्स टू पी मतलब एक्टिव पावर कितनी है 1200, एस मतलब अपैरेंट पावर यानी 2000, तो ये आपको कितना मिलेगा 12/20 यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.6। तो आप पावर फैक्टर कितना मिला इस क्वेश्चन में आपको 0.6। ठीक है, तो करंट तो आया आपका 10 एम्पियर एंड पावर फैक्टर आपका आया 0.6, तो आंसर देखो कौन सा है 10 एम्पियर एंड 0.6, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस एन इम्पेडेंस Z is 100
angle 15 degree, and the current through Z is 20 angle minus 45 degree. The active and reactive power in the Z respectively are. So देखो ये कोई आपका इम्पेडेंस है, ठीक है, ये आपका हो गया कोई Z, ठीक है। अब इस Z के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसने बोला 100 एंगल 50 डिग्री 15 सॉरी, हाँ, और जो करंट है वो है 20 एंगल माइनस 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब इसने बोला आपकी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों बताओ, ठीक है। तो देखो जो P होता है वो होता है VI cos फाई, दो तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, VI cos फाई, और जो रिएक्टिव पावर होता है Q वो होता है VI sin फाई। क्लियर है। तो देखो पहले हम फाई निकाल देते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो सपोज करो ये आपका एंगल है 0 डिग्री रेफरेंस, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, अगर देखो एंगल अगर पॉजिटिव में दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव में तो आप क्या चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर नेगेटिव में देते हैं तो आप चलो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला वोल्टेज के केस में, देखो सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, ये आपको दिया 100 और एंगल 15 क्या पॉजिटिव, यानी क्या करो यहाँ से पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ चलो, कितने डिग्री ये 15 डिग्री, ठीक है। तो ये तो आपको मिल गया, ये आपका हो गया वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज है ना अक्रॉस जेड के, ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। अब आता है करंट पे बात। तो करंट में क्या बोला माइनस के 45 के, माइनस के मतलब क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ, तो ये आप चले माइनस के, ठीक है, ये हो गया करंट, और ये आपका हो गया 45 डिग्री। तो ये देखो ये जो टोटल एंगल है ये आपका कितना हो गया 45 प्लस 15, यानी यहाँ से आपको जो फाई है वो तो मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर एक्टिव पावर निकालते हो यानी P, तो P कितना हो जाएगा 100 वोल्ट इंटू 20 इंटू कॉस फाई यानी कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देख लो पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ। अब देखो ये क्या एक सिंपल पोलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म में जो वैल्यू दे रखी है ना 100 जो दे रखी है ये आपकी RMS वैल्यू होती है, ठीक है ना। और पावर में जो VI होता है ये भी आपके RMS होता है, ठीक है, इसलिए ये मैंने वैल्यू डायरेक्ट रख ली है, ठीक है ना। बिकॉज ये आपको डायरेक्ट ऑलरेडी RMS वैल्यू दे रखी है, इसे मैंने डायरेक्ट रख दी। तो ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2000, ठीक है, cos 60 आपका होता है 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसको रखोगे तो ये आपको हो जाएगा 1000 वाट। तो एक्टिव पावर तो आपको मिली 1000 वाट। अब रिएक्टिव पावर निकालते हैं यानी Q, तो देखो Q भी क्या हो जाएगा 100 वोल्ट मल्टीप्लाई करंट है 20 एम्पियर, क्या चाहिए साइन फाई यानी साइन 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1732 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ठीक है। तो देखो एक तो ये तरीका होता है निकालने का, एक होता है और, ठीक है, दूसरा तरीका है। अब देखो आप आओ कॉम्प्लेक्स पावर पे यानी S इक्वल्स टू VI कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो तो देखो वोल्टेज कितना आपका 100, ठीक है, एंगल 15 डिग्री, ठीक है। फिर आपका करंट कितना आपका 20, ठीक है, एंगल कितना आपका माइनस का 45। अब यहाँ पे क्या ले रहे हो कॉन्जुगेट का मतलब जो एंगल दे रखा है ना, अगर प्लस का दिया तो उसको माइनस में लो और माइनस का दिया तो प्लस में लो, तो ये हो जाएगा प्लस का 45 डिग्री। तो ये देखो कितना हो गया 2000, ठीक है। एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, ऐसे एंगल तो वो ऐड हो जाते हैं, तो 15 प्लस 45 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखो ये क्या है पोलर फॉर्म है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा 2000, ठीक है, cos 60, ठीक है, प्लस J 2000 sin 60, क्लियर है। तो देखो ये आपको मिल गई 1000 वाट, ठीक है, 1000 प्लस J 1732, ठीक है। तो देखो ये आपकी होती है इस केस में P यानी एक्टिव पावर, ये आपकी होती है Q रिएक्टिव पावर। बेसिकली जो S है ना ये इन दोनों पावर से मिलकर बना होता है यानी P प्लस J Q, ठीक है। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट आपकी निकल गई, ठीक है, अलग अलग नहीं निकालने की जरूरत पड़ी, एक ही मतलब वे से निकल गई, ठीक है पूरी। तो ऐसे डिफरेंट अप्रोच आप पता रखो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा A 1000 वाट और 1732 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 moving iron voltmeter are connected as shown in the figure. Voltmeter reading are V, V1 and V2 as indicated. The correct relation among the voltmeter reading is. So देखो जो मूविंग आयरन होता है, मूविंग आयरन वोल्टमीटर होता है ना,
ये आपका ना RMS वैल्यू रीड करता है, ठीक है ना। सो देखो ये आपका हो गया 0 डिग्री रेफरेंस, ठीक है। अब देखो सब सीरीज में, तो ये आपका हो गया करंट, क्लियर है। अब देखो एक है इंडक्टर, एक है कैपेसिटर, ठीक है। अब सिंपल अगर देखो वोल्टेज को आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, I इंटू जेड, ठीक है। या फिर अगर आपका सिर्फ सर्किट में रिएक्टिव कंपोनेंट या फिर इंडक्टिव तो XL, ठीक है। और अगर XC होगा तो I इंटू XC, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो XL है उसकी वैल्यू दे दी J2 ओम, ठीक है। और XC है उसकी दे दी J1 ओम, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो V2 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और V1 की वैल्यू कम होगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। तो देखो जो इंडक्टर होता है उसमें आपका वोल्टेज क्या करता है, लीड, यानी देखो अगर करंट ये ऐसे फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज इससे आगे होगा, तो ये लो मैंने आगे बना दिया, ठीक है। और ये आपका हो गया V2, ठीक है। अब देखो जो V1 है, V1 में क्या होगा, V1 के कैपेसिटर के अक्रॉस है, और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आपका आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, ठीक है ना। तो देखो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज क्या होगा, V1 देख लो 90 डिग्री मैंने पीछे बनाया, तो यहाँ पे देख सकते हो करंट आगे और वोल्टेज पीछे, ठीक है, V1। तो देखो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, V2 माइनस V1, ये तो आएगा रिजल्टेंट। बिकॉज देखो V1 छोटा क्यों है, बिकॉज इसका जो X की वैल्यू है रिएक्टिव कंपोनेंट वो इसका क्या है, कम है, ठीक है। जो इसमें क्या माइनस J ओम, इसमें है J2 ओम, ठीक है। तो 2 ओम ज्यादा है तो उससे इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी ज्यादा होगा, यानी V2 ज्यादा होगा। इसलिए देखो मैंने V2 वाला फेजर ज्यादा बड़ा बनाया है V1 के कंपेयर में, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, V2 माइनस V1। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्लियर है। ये देखो ये तो ऐसा फेजर डायग्राम, फेजर से सॉल्व करने का तरीका है, एक सिंपल आप KVL से भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। With the increase in applied voltage, the dielectric loss in a material will be. So देखो एक्चुअली मटेरियल को जब आप हीट करते हो उनको, ठीक है, तो हीटिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे देखो रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भी एक मेथड होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हो आप, जितने भी आपके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, उनको आप हीट करते हो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है, अगर सिंपल आप सर्किट भी देखते हो ना, तो एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और पैरेलल में उसके साथ एक कैपेसिटर, इस टाइप का सर्किट होता है, ठीक है। तो इसका जो लॉसेस होते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, वो आपके फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करते हो तो उसके लॉसेस भी इंक्रीज होते हैं। और आप ये भी देख सकते हो जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है ना, वो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी पे की जाती है, यानी जितने भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उनको आप है ना हीट करते हो, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे, क्लियर है। तो इंक्रीज हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो डाइलेक्ट्रिक लॉस भी इंक्रीज होंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज AC सर्किट डिक्रीज। तो देखो कोई भी आप अगर देखो कैपेसिटर यूज करते हो या फिर कैपेसिटर बैंक वगैरह, ठीक है, वो आप करते हो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। सो देखो P क्या होता है, सिंगल फेज सर्किट है, ठीक है ना। तो P हो जाएगा VI cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो cos फाई क्या होता है, P अपॉन VI। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो cos फाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के I, ठीक है। तो देखो आप जब कैपेसिटर यूज करते हो तो पावर फैक्टर क्या होता है, बढ़ता है, यानी पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ, तो cos फाई इधर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम, यानी कि लाइन करंट तो आपका होगा डिक्रीज, तो देखो डिक्रीज द लाइन करंट एंड इंक्रीज द पावर फैक्टर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्लियर है। जल्दबाजी में ऐसा मत करके आ जाना कि इसने बोला है पावर फैक्टर करेक्शन इन सिंगल फेज सर्किट डिक्रीज द लाइन करंट, सीधा इसको टिक करके आओ, और आपने लास्ट वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ा। वो लास्ट वाले ऑप्शन में देख लो आपको लाइन करंट डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज इन पावर फैक्टर भी बोला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 watt 100 volt bulb is to be supplied from a 220 volt 50 hertz supply. Which of the following arrangement is preferable? इसमें क्या बोला देख लो, कौन सा आपका प्रेफरेबल है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका बल्ब है, ठीक है, इसकी रेटिंग कितनी है, 100 वॉट एंड 100 वोल्ट का, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि इसमें ना 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, ठीक है,
220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो अब ये बोला है कि आप यहाँ पे ये जो है मैंने जो ओपन छोड़ी है, ठीक है, यहाँ पे क्या एलिमेंट जोड़ो, ठीक है, जिससे आपका क्या हो, ये बल्ब मतलब फ्यूज ना हो जाए, ठीक है, बल्ब अभी फिर भी ऑपरेट करें, ऐसा क्या एलिमेंट जोड़ो। बिकॉज देखो इसकी रेटिंग है 100 वोल्ट, आप दे रहे हो 220 वोल्ट, अगर इसके साथ कुछ सीरीज में कुछ नहीं लगाते तो फिर तो क्या हो जाएगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा मतलब, ठीक है, ऑपरेट नहीं करेगा। सो देखो अगर आप रेजिस्टेंस को जोड़ते हो, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो चलो वोल्टेज तो कम हो जाएगा, बट आपकी क्या होगी, लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है, लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे ना रेजिस्टेंस की वजह से, उसके ऊपर ड्रॉप होगा, ठीक है, हीटिंग होगी तो उसके वजह से लॉसेस होंगे, तो आप रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, एडिशनल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द लैम्प, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर है। अब भाई एडिशनल इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज विद द लैम्प, क्लियर है। सो देखो अगर आप एक इंडक्टर लगाते हो, ठीक है, सिर्फ इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस देखो ये एल है, ठीक है, तो जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखते हो क्या लिखते हो, वी एल इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो डी आई बाई डी टी है, यानी करंट की जो चेंज होने की रेट है, ये जैसे ही बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई दोगे वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, वी जैसे ही बढ़ेगी वी एल की वैल्यू बढ़ेगी, यानी जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, यानी 220 वोल्ट में से थोड़ा वोल्टेज तो बल्ब को मिल जाएगा और बाकी वोल्ट आपका इंडक्टर के अक्रॉस चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका बल्ब क्या होगा, अच्छे से ऑपरेट होगा, ना तो देखो इस केस में आपका ना तो कोई लॉसेस हुए, क्लियर है, और बल्ब भी आपका सही से ऑपरेट हो रहा है। तो मोस्ट प्रेफरेबल कनेक्शन क्या होगा, एक प्योर इंडक्टेंस को इसके साथ सीरीज में जोड़ दो, प्योर इसलिए बोला क्योंकि उसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, क्लियर है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।